Hello everyone, good morning. Welcome back on an Academy platform, India's largest learning platform for preparation of an examination. So join everyone fast and crack CSIR with India's biggest learning platform. And फटाफट प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करिए और असिस्ट पाइए अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज की, वो भी इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से. Done. Everyone join as soon as possible. My name is Ajay Krishna Pathak. Today I am going to discuss about the coordination chemistry में हम लोग आज बात करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन जो लीगेनफील्ड थियरी का ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर और इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से रिलेटेड जो बचा हुआ है उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे. उसी कॉन्सेप्ट्स को आगे प्रोसीड करेंगे. तो ज्वाइन करिए सभी लोग फटाफट. और डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस बिकॉज स्पेशल क्लासेस जो आपके लिए होती हैं वो सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं. तो आज 20 अक्टूबर है. आप 1:15 PM पे ज्वाइन कर सकते हो पेरीसाइक्लिक क्लास के लिए. दिस इज द 14th क्लास एंड पोल ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म दिस इज द 18th क्लास. इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 9 PM टू 10 PM. ठीक है, 10:20 PM इसमें पार्टिसिपेट करिए. एज वेल एज यू कैन पार्टिसिपेट इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की क्लासेस जो है. अगर आपको देखना है जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं. रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं. और साथ ही साथ बात करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में, यहाँ पे आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेल सिस्टमैटिक कोर्सेज के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस एंड लाइव क्विजेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. लाइव क्विजेज में पार्टिसिपेट करके आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, तथा उसके जो कॉन्सेप्ट एंड उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं दैट इज अ वेरी हेल्पफुल to cracking your upcoming examinations. And you can also participate in your choice of batch as well as a choice of teacher. मतलब आप अपनी चॉइस की बैच में पढ़ सकते हो जिसमें आपको समझ में आ रहा है, साथ ही साथ अपने चॉइस के टीचर से पढ़ सकते हो जिनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इन्हीं से पढ़ना है, हमारे पास यही टीचर है बस इन्हीं से पढ़ाएंगे और दूसरे से किसी से नहीं पढ़ाएंगे. यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव पोल. लाइव पोल इज अ वेरी हेल्पफुल. एक बार आप पार्टिसिपेट करिए तब इसका आपको फीचर पता चलेगा. क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी इनहेंस्ड होगी लिमिटेड टाइम में. और साथ ही साथ लर्न एनीवेयर एनी टाइम. कहीं पे रहिए पढ़ाई करते रहिए किसी भी टाइम, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए. अगर आप लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो तो वेरी गुड. अदरवाइज यू कैन आल्सो वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल एज आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो क्लास नोट्स का. वीकली टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाती है यहाँ पे, जहाँ पे आपको हर वीक के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज ली जाती है ताकि आपकी वीकली प्रिपरेशन होती रहे. प्राइस अफोर्डेबल है, प्राइस कुछ खास नहीं है, सभी लोग प्राइस अडॉप्ट कर सकते हो. ठीक है, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है. टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, प्लस और आइकनिक. दोनों सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसमें क्या है, प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, आइकॉनिक में भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड किए जाते हैं. बट प्लस में आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड नहीं किए जाते, जो पर्सनल कोच की फैसिलिटी आइकॉनिक में अवेलेबल है. लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस आपको प्लस में प्रोवाइड की जाती है. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो है आपको आइकॉनिक में भी प्रोवाइड की जाती है, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है. अगर आपको कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हो, तो ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है. आफ्टर क्लास इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक्स तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपने डाउट को तुरंत क्लियर कर सकते हो. स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ की फैसिलिटी दोनों जगह अवेलेबल है. बट आइकॉनिक में क्या है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए गए होते हैं और इनकी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. एग्जाम की पर्टिकुलर टॉपिक से लेके या पर्टिकुलर टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आप पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के ऑप्शन दोनों जगह हैं, बट आफ्टर क्रैकिंग योर एग्जाम इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, जैसे यहाँ पे आईआईटी में पीएचडी करना है आपको, उसके इंटरव्यू की तैयारी करना है, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ओएनजीसी के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको जाना है उसके लिए तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको आईकनिक में प्रोवाइड की जाएगी. ओके. आगे बात करें आइकैनिक के फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 45,000 रुपीज है. 12 मंथ का अगर आप परचेज करोगे तो 26,000 रुपीज. 6 मंथ का कोर्स अगर आप लोगे तो 18,000 रुपीज जो है वो फीस है.
रेफरल कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे अगर AKRISS10 रेफरल कोड यूज करेंगे अगर जब आप परचेज करने जा रहे हैं, ये मेरा रेफरल कोड है AKRISS10, तो आपको इन फी स्ट्रक्चर पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके। और जो है आपका प्लस के बारे में बात करें तो 24 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो 20,000 रुपीज है। 12 मंथ के कोर्स की फीस 14,500 रुपीज। ठीक है। 6 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो 11,600 रुपीज है। तो इसमें से आप कोर्सेज परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे भी रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के जो कोर्सेज हैं उसमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब आप इसे ईएमआई पे भी परचेज कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा। नो कॉस्ट ईएमआई पे अगर आप परचेज करते हो तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए। होना ही चाहिए आपके फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही गेन करोगे, नेगेटिव तो मिलने वाला नहीं है। तो आइदर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इट डजंट मैटर, बट यू शुड हैव एन अकेडमी लर्निंग ऐप। एट लीस्ट यू कैन पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस दैट फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो इट्स मोस्ट बेनिफिशियल। अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, इसे सर्च करिए, इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप सी एस आई आर यूजीसी नेट के एस्पायरेंट हैं तो सी एस आई आर यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लीजिए। और सी एस आई आर यूजीसी नेट सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि 25th से आप सभी लोगों के लिए एक मेगा ऑफर चल रहा है भैया। 6 मंथ का कोर्स परचेज करोगे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 मंथ का कोर्स परचेज करोगे 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑफर जो अवेलेबल है प्लस कोर्सेज पे अवेलेबल है। तो इस ऑफर का भी भरपूर फायदा उठाइए। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अगर आपने प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की लिया तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पेमेंट करना है तो पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आपके पास अगर रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यू कैन आल्सो पे विद यूजिंग योर डेबिट एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड। इफ यू हैव अ इंटरनेट बैंकिंग देन यू कैन आल्सो पे विद योर इंटरनेट बैंकिंग। तो पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। कि लास्ट टाइम हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सभी लोगों का कैसा चल रहा है? तो हम लोग जो है अब डिस्कशन करते हैं किसके बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर लिया था। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था कि किस तरह की बैक बॉन्डिंग इसमें पार्टिसिपेट होगी। ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था। और जो भी सवाल आपके द्वारा पूछे गए थे, मीन्स जो भी क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे गए थे वो भी सीखा था। बट दीज क्लासेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, because without studying these classes you haven't correct knowledge about the transition metal complexes, because the reactivity and structural stability of transition metal complexes can be defined on the basis of ligand field theory. So ligand field theory is the most important and more modern theory to explain the reactivity as well as the structural properties of the transition metal complex. It is applicable in a both coordination chemistry as well as a organometallic chemistry. And coordination chemistry and organometallic chemistry contain approximately 50 plus marks in your CSIR UGC net examinations, as well as in a GATE it contain approximately 10 to 16 marks. So both topic is the most important for your exam. Without coordination chemistry and organometallic chemistry you can't crack CSIR UGC net exams, because this topic is a very simple. Every student trying to prepare this, but then if you leave this topic then you will face a lot of competition in your category. So trying to understand in all conceptual all concept with a specific either you in a systematic manner. So don't forget to join these classes, because these classes is the most important for all of you.
बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया, आप क्या करना चाहते हो, पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हो कि 6 महीने में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। पंचवर्षीय योजना भी बन जाती है बहुत लोगों के साथ, जो सीरियस नहीं होते हैं उनके साथ पंचवर्षीय ही बनती है। ठीक है, पता चला गांव के प्रधान बदल गए और पप्पू अपना अभी CSIR नेट एग्जाम की तैयारी ही कर रहा है भैया। पता चला बाकी उसके साथ के लोग PhD करके निकल गए, भाई साहब का अभी तक नेट क्रैक नहीं हुआ है। रीजन क्या होता है जी ऐसे कलाकारों के साथ? गुड मॉर्निंग अमरजीत, गुड मॉर्निंग पारुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इरेगुलरिटीज इन प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तो रेगुलरिटी इन प्रिपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि जब मन किया पढ़ने बैठ गए, जब मन किया तब छोड़ के बैठ गए। MSc कर लिया है भाई, MSc शादी वादी इसकी हो जाएगी, शादियां वादियां आने लगती हैं लड़कों की, लड़कियों की भी देखी जाने लगती है। फिर आप इसको रख लेते हो सेलेक्टिव वे में कि कोई नहीं, देख देंगे, दे देंगे, बैठ जाएंगे नेट के एग्जाम में, क्रैक हो जाएगा तो हो जाएगा। और जितना नंबर्स ऑफ टाइम या जितना नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट आप देते हो, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर डिप्रेशन और उतना ही सेलेक्ट न होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है। ये इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में आ, नहीं किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आई हैव अ डाउट एक्चुअली सर, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने मार्क्स की आती है? अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स मैक्सिमम, 6 से 8 नंबर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तब आप बात कर रहे हो ESR, मॉस बायर। इवन इन NMR अगर आप इंक्लूड कर देते हो, ऑर्गेनोमेट्रिक के NMR अगर इंक्लूड कर देते हो, या आप मेन ग्रुप के NMR को इंक्लूड कर देते हो, या इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के NMR को इंक्लूड कर देते हो, तो ये मार्क्स बढ़ सकता है। बट ये मान के चलो कि मिनिमम 4 मार्क्स पूछना ही पूछना है, और मैक्सिमम 8 मार्क्स। ठीक है, ESR एंड मॉस बायर से मैक्सिमम 8 मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क्स। एक्सक्लूड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड करते हो मेन ग्रुप के कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्सेस में, तब ये इनहेंस्ड कर जाता है। बट अगर आप IR की बात करते हो, IR के बारे में बात करते हो, या UV के बारे में बात करते हो, जो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हो, तब तो ये मार्क्स और बढ़ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट खाली ESR और माउस वायर के बारे में बात करते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 8 मार्क्स। It can be enhanced 8 to 10, but a minimum 4 marks. Either can be down, either 2 marks का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो टॉपिक बहुत छोटी होती है, उसे प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए, उसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि इसके नंबर नहीं आते इतने तो मैं उसे प्रिपेयर ना करूं। बिकॉज जितने ज्यादा नंबर्स आप टॉपिक आप एग्जाम में प्रिपेयर करके जाते हो, उतनी बेटर प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम के क्रैक करने की है। बिकॉज ऐसा क्या होता है कि कभी कभी आप देखोगे तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इन तीनों में से किसी एक को टफ कर देता है। पता चला हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेलेक्टिव है, प्रिपेयर करके गए, और उसने एग्जाम में इनऑर्गेनिक को टफ कर दिया। और ऑर्गेनिक तो वैसे भी ना हिलने वाली, जितने भी धुरंधर होते हैं। ठीक है, तो ट्राई किया करो कि आप मोस्ट ऑफ यूनिट्स को प्रिपेयर करके जाओ। मतलब अगर वो इनऑर्गेनिक के किसी टॉपिक को टफ करता है, तो आप फिजिकल से कवर कर लो, या आप ऑर्गेनिक से कवर कर लो। ठीक है, अगर फिजिकल के किसी टॉपिक को टफ करता है, तो आप इनऑर्गेनिक से कवर कर लो, या ऑर्गेनिक से कवर कर लो। ऑर्गेनिक टफ करता है तो ये, तो जितनी नंबर्स ऑफ यूनिट्स आप प्रिपेयर करके जाओगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपके एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं भैया, हमारा लगाओ तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हम पढ़ के तो यही जाएंगे, और वहां जाते हैं हवा नहीं लगती है। तो नंबर्स ऑफ यूनिट ज्यादा प्रिपेयर करनी चाहिए आपको एग्जाम के लिए, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बाकी जो कुछ भी पूछना चाहता है पूछ सकता है। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सभी लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, आइदर sp3 होगा आइदर sd3 होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, मीन्स अगर हम बात करें कि मेटल के ऑर्बिटल्स क्या पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी सिमेट्री क्या होगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी सिमेट्री क्या होगी, क्योंकि आप लोगों ने जब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था तो इन ऑक्टाहेड्रल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। आई थिंक उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेटल के ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल और आपका कौन कौन सा ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल, एज वेल एज आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, साथ ही साथ आपका क्या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। बट जब हम सिमेट्री की बात करेंगे, इनकी सिमेट्री क्या बिलोंग करेगी, दे आर नॉट जीरेट। ठीक है, तो A1 और इसके बारे में अगर बात करें तो क्या होगा आपका T2, और इसके बारे में बात करें अगर हम तो ये भी आपका क्या होगा T2। ठीक है, A1 T2 T2 एंड E। इस सिमेट्री के मेटल के ऑर्बिटल इंटरैक्ट करेंगे लीगेंड के सिमिलर सिमेट्री के ऑर्बिटल से। अब लीगेंड के पास जिस सिमेट्री का ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसी सिमेट्री का ऑर्बिटल मेटल के सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल से इंटरैक्ट करेंगे, और जिस सिमेट्री का ऑर्बिटल लीगेंड के पास प्रेजेंस नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं Ml4 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इन्हीं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं मेटल के पास क्या है, कि मेटल के पास इन सिमेट्री के ऑर्बिटल्स हैं। अब लीगेंड्स जो इनकमिंग लीगेंड्स हैं उनके पास कौन से सिमेट्री के ऑर्बिटल्स हैं, जिस सिमेट्री का ऑर्बिटल लीगेंड के पास रहेगा उस सिमेट्री के ऑर्बिटल के साथ ये इंटरैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब बात करते हैं तो लीगेंड्स के पास T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल और A1 सिमेट्री के ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। तो T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल और A1 सिमेट्री के ऑर्बिटल T2 सिमेट्री और A1 सिमेट्री के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि जो आपका ई सिमेट्री का ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लीगेंड के पास इस सिमेट्री का ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, मिक्सिंग ही नहीं होगी। अब यहीं पे आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ते हो तो आप कलर से रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर्स होते हैं वो इंटेंस होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन रूल आपने पढ़ा होगा, स्पिन अलाउड लैपोटे अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली लैपोटे अलाउड कैसे होता है, किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल में ऐसा क्या रोल प्ले करता है, वो सारा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट, बात करते हैं ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स्ड करेंगे और टेट्राहेड्रल का जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। मैं आपके लिए आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। आई थिंक ये विजिबल होगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, ये विजिबल होगा सभी लोगों के लिए। क्लियर है? डन है? ये T2 होगा आपका, T2U, T2 बोले ज्यादा सही है। यहाँ पे आपका AS1 A1G A1 बोले, हम G ना बोले तो ज्यादा सही है यहाँ पे। ठीक है, ये गॉड, ये गलत डायग्राम आ गया है मेरे से, एक्चुअल में मन ने गलत डायग्राम ले लिया है। कोई नहीं, मैं बना देता हूँ जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बना देता हूँ। चलिए, जब हम बात करेंगे मेटल के बारे में, मेटल के बारे में बात करेंगे, इधर अगर मैं मेटल रख दूं तो मेटल के पास क्या है, डी ऑर्बिटल। मैंने गलती से ऑक्टाहेड्रल वाला ही रख लिया है, इसमें टेट्राहेड्रल वाला रखना भूल गया मैं। मेटल के डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो डी ऑर्बिटल्स की सिमेट्री क्या होगी आपकी, ई सिमेट्री एंड T2 सिमेट्री। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे हम जीरेड और अनजीरेड क्यों नहीं यूज करते? कोई बता सकता है? एनीवन? डी ऑर्बिटल के बारे में बात करें, एन डी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी सिमेट्री क्या होगी, ई और T2। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो n+1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा आपका
n+1 का आपका s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। और s ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, इनकी सिमेट्री a1, और n+1 का जो है आपका कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। और p के बारे में, सिमेट्री के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, t2। अब ये t2 के कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, s के कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने टोटल ऑर्बिटल हैं भैया, 5 ऑर्बिटल, जिसमें से dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर की जो सिमेट्री है वो क्या है, E है। बाकी dxy dyz dzx की जो सिमेट्री है वो क्या है, T2 है। लीगेंड्स के बारे में बात करें तो लीगेंड्स के पास कौन से सिमेट्री के ऑर्बिटल प्रेजेंस हैं, लीगेंड्स के पास जो लीगेंड्स है आपके पास, उस लीगेंड्स के पास कौन से सिमेट्री के ऑर्बिटल प्रेजेंस है, ई सिमेट्री के ऑर्बिटल एंड T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल। बाकी अगर सॉरी A1 सिमेट्री के ऑर्बिटल एंड T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल, नॉट ई सिमेट्री का ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंस नहीं होता लीगेंड के पास। अब ये एक्सप्लेनेशन तो देने के लिए थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी, डोंट मोर थिंक, सोचने से कुछ नहीं होगा। वेल अगर मैं बात करूं तो A1 सिमेट्री का ऑर्बिटल जो है, सबसे पहले आपका s ऑर्बिटल जो है वो लीगेंड के A1 सिमेट्री के ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक बॉन्डिंग बनाएगा, और एक आपका क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग बनाएगा और आपका एक क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कशन करें तो देखियो भैया T2 सिमेट्री के जो ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे मेटल के पास भी T2 सिमेट्री का ऑर्बिटल प्रेजेंस है, एज वेल एज लीगेंड के पास भी T2 सिमेट्री का ऑर्बिटल प्रेजेंस है। तो जब आप T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल्स के बारे में बात करोगे तो T2 सिमेट्री का ऑर्बिटल जो है वो मेटल एज वेल एज मेटल के एज p ऑर्बिटल एज वेल एज d ऑर्बिटल, दोनों T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा। दोनों T2 सिमेट्री के जो ऑर्बिटल हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, पार्शियल इंटरेक्शन दोनों से होता है। अब यही जो पार्शियल इंटरेक्शन दोनों से होगा वही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, वही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा आपका किसके लिए, इसी को आप बोलते हो पीडी मिक्सिंग। ठीक है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं या जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब आप इन 4 बॉन्ड के बारे में बात करते हो तो इन बॉन्ड में p ऑर्बिटल का भी कैरेक्टर होता है एज वेल एज d ऑर्बिटल का भी कैरेक्टर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि लिगेंड का जो T2 सिमेट्री का ऑर्बिटल है वो मेटल के d ऑर्बिटल के T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल के T2 सिमेट्री के ऑर्बिटल दोनों से इंटरेक्ट करता है। और दोनों में अगर n की वैल्यू का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो n+1 एंड n1 का डिफरेंस है। लैपोर्टे रूल्स के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। तो क्या होगा, T2 बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा एज वेल एज किसका फॉर्मेशन होगा आपका, T2 एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है। T2 बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा एज वेल एज किसका फॉर्मेशन होगा, T2 एंटी बॉन्डिंग का। सिमिलरली जब हम बात करेंगे इसके साथ भी क्या होगा, एक T2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो बनेगा जिसके में क्या है कि पार्शियल कैरेक्टर दोनों का होगा। इस T2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करें, T2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करें तो दोनों का पार्शियल कैरेक्टर होगा T2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये क्या बन रहा है, A1 बॉन्डिंग बन रहा है और ये क्या बन रहा है, A1 एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन रहा है, T2 बॉन्डिंग और T2 एंटी बॉन्डिंग। अब इसी चीज को हमें समझना है। जब हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे T2 सिमेट्री का ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहा है। अब ई सिमेट्री का ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड के पास अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जो ई सिमेट्री का ऑर्बिटल यहाँ पे होगा वो क्या रहेगा, वो आपका यहीं पे ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग तो ये आपका क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। ये ग्रुप आपका क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और जब इस ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये सारे ग्रुप आपके क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि लीगेंड ग्रुप की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, फिल्ड हो जाएंगे। रीजन बिकॉज अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव अ मोर कैरेक्टर ऑफ लिगेंड्स व्हाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव अ मोर कैरेक्टर ऑफ मेटल। यू कैन अंडरस्टैंड ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है, हम एनर्जी के बेस्ड पे बात कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पास जो लिगेंड्स होंगे वो लिगेंड्स या 2p के होंगे या 3p के होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। अगर यहाँ पे ये आपका 3D होगा तो ये आपका 4s होगा और ये आपका क्या होगा, 4p होगा। अगर ये आपका 4D होगा तो ये आपका 5s होगा, ये आपका क्या होगा, 5p होगा। अगर ये 5D होगा तो 6s होगा, 6p। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, जबकि लीगेंड की एनर्जी और डाउन होगी। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनके पास लीगेंड का कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन बॉन्डिंग का तो किसी के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो डेफिनेटली मेटल के डी ऑर्बिटल का कैरेक्टर ही लाई करेगा, ठीक है। अब जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले किसमें फील्ड होंगे, पहले नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फील्ड होंगे, और यही जो एनर्जी गैप होगा आपका क्या होता है, डेल टी। यही जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है आपका, डेल टी। क्लियर है भैया, बता दियो सारे के सारे कलाकार, ठीक है। T2 एंटी बॉन्डिंग। अब जब हम T2 एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो आप T2 एंटी बॉन्डिंग के बारे में जब आप डिस्कशन करते हो तो T2 एंटी बॉन्डिंग में क्या है, मैं डिफरेंट पेन यूज करता हूं। T2 एंटी बॉन्डिंग हैव सम कैरेक्टर ऑफ व्हाट, हैव सम कैरेक्टर ऑफ p ऑर्बिटल एज वेल एज d ऑर्बिटल। तो इसी को आप क्या बोलते हो, pd मिक्सिंग। क्या बोलते हो आप, पीडी मिक्सिंग, जिसका यूज आप कहां पे करते हो, दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप इसके बारे में डिस्कशन करते हो। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात करूं अगर T2G से इजी में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, T2G से इजी में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन अगर हो रहा है तो यहाँ चेंज इन एल के बारे में बात करें तो क्या है, जीरो। क्यों चेंज इन एल के बारे में बात करें तो क्यों जीरो है, बिकॉज ये भी आपका डी ऑर्बिटल जिसके लिए एल की वैल्यू 2 है, ये भी आपका डी ऑर्बिटल जिसके लिए एल की वैल्यू 2 है। लेकिन जब हम ई से बात करेंगे किसके बारे में, ई से बात करेंगे T2 के बारे में। T2 मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप इसके बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, पीडी मिक्सिंग है, ठीक है। अब पीडी मिक्सिंग है, अगर ये आपका 3D ऑर्बिटल है तो ये आपका क्या होगा, 4s ऑर्बिटल या 4p ऑर्बिटल, क्या होगा, 4p ऑर्बिटल। अब जब हम इसके लिए L की वैल्यूज के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए L की वैल्यूज के बारे में बात करोगे और इसके लिए L की वैल्यूज के बारे में बात करोगे, इसमें L की वैल्यू किसकी किसकी लाई करेगी, 3 की भी लाई करेगी एज वेल एज 4 की भी लाई करेगी, और यहाँ पे एल की वैल्यू जो है इसके लिए 1 की भी लाई करेगी एज वेल एज 2 की भी लाई करेगी, जबकि यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी, 2। अगर 1 लाई कर रही है तो चेंज इन एल जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, लैपोर्टे रूल्स। तो इसे आप क्या बोलते हो कि पार्शियली लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उस सवाल का जवाब देना, जितने भी कलाकार हैं, कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या सबसे ज्यादा इंटेंस कलर कौन देगा, सभी लोग। आ रहा है समझ में कि नहीं, कुछ हवा हवा लग रही है कि नहीं लग रही है इसके बारे में, क्योंकि अगला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच वन गिव मोर इंटेंस कलर, विच वन गिव मोर इंटेंस कलर, मोर इंटेंस कलर, ठीक है। पढ़े हो, पढ़े तो इतना ज्यादा ही हो गया यार, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं।
कॉम्प्लेक्सेस आपके पास क्या क्या है? MnCl4, MnCl4-2, और आपके पास कॉम्प्लेक्सेस क्या है? कॉम्प्लेक्स ए, और आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है? कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है COH2O6+2, और आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है? COCl4-2। आपको बताना है कि ए बी सी में से सबसे ज्यादा इंटेंस कौन देगा। मैं ऑर्डर अरेंज कर देता हूं आपके लिए। सबसे ज्यादा इंटेंस सी देगा, फिर ए देगा, फिर बी देगा, और बी ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंटेंस ए देगा, फिर सी देगा, फिर बी देगा, और सी ऑप्शन आपके लिए क्या है कि सबसे ज्यादा इंटेंस सी देगा, फिर बी देगा, फिर ए देगा, और डी ऑप्शन आपके लिए क्या है कि सबसे ज्यादा इंटेंस बी देगा, फिर सी देगा, फिर ए देगा। बता दीजिए। पार्टली नहीं, पार्शियली ही होता है। वो पार्शियली ही होता है, पार्टली नहीं होता है। पार्शियली का मतलब पार्शियल कैरेक्टर, ठीक है, मिला जुला, मिला जुला भाव, पार्शियलिटी कर रहे हैं। ठीक है अमरजीत, क्लियर? इसमें आप बताइए कि सबसे इंटेंस कलर कौन देगा, विच वन विल बी गिव मोर इंटेंस कलर। कमेंट करिए भैया कि सबसे ज्यादा इंटेंस कलर कौन देगा। MnCl4-2, COH2O6+2 है ना यहाँ पे, ये आपका क्या है? +2, और यहाँ पे आपका क्या है? -2। कमेंट करिए फटाफट, सबसे ज्यादा इंटेंस कौन देगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर ये ना कर पाओ तो सी, फिर बी, फिर ए, डेफिनेटली। ओके, अगर मैं ए के बारे में बात करें, ये देखो, यही है, ठीक है, यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। ये मैग्नीज है जी। Mn क्या है? Mn+2 है, और Mn+2 के बारे में बात करोगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अगर हम जब बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? 1 2, ठीक है, एंड 1 2 3। जब मैग्नीज+2 के बारे में बात आप करोगे तो ई ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। T2 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ए के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हम बी के बारे में बात करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? कोबाल्ट+2 का है। कोबाल्ट+2 का मतलब क्या है? D7 है, और क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात जब आप करोगे तो आपका क्या है? ये T2G है, और क्या है? इजी है। 7 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दो, 2 3 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, ये 4, और ये, ठीक है, 5+2। देखो यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन के बारे में बात करें तो ये क्या है? स्पिन फॉरबिडेन। क्या है? स्पिन फॉरबिडेन एंड पार्शियली लैपोटे अलाउड। स्पिन फॉरबिडेन है एंड पार्शियली लैपोटे अलाउड है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो क्या है? ये स्पिन अलाउड है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, बट मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आप लोगों का नॉलेज कितना है। ठीक है, अब एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि आपका नॉलेज कितना है। ये कोबाल्ट+2 है। कोबाल्ट+2 है तो कोबाल्ट+2 का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में जब आप बात करोगे तो टेट्राहेड्रल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका? 3 4 5, 3 4 3 7। ये आपका क्या है? पार्शियली लैपोटे अलाउड भी है। मैं देख रहा था कि पार्शियली लैपोटे अलाउड भी है, एज वेल एज आपका स्पिन अलाउड भी है। तो सबसे ज्यादा कौन देगा? सबसे ज्यादा सी देगा, उसके बाद ये देगा, बिकॉज ये स्पिन अलाउड है। यहाँ तो स्पिन फॉरबिडन है, एज वेल एज ए पार्शियली लैपोटे अलाउड है। जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो आपका सी का आएगा, फिर बी का आएगा, फिर ए का आएगा। पहले आरजू ने जो जवाब दिया था
वो सही दिया था, लेकिन ज्यादा सोचना आपके लिए क्या साबित हुआ, खतरनाक साबित हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पाई डोनर लिगेंड एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड ऑन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, पाई डोनर लिगेंड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड का क्या फर्क पड़ेगा अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम यूज करते हैं। देखिए, अगर हमारे लिगेंड के पास जो भी हमारा लिगेंड्स है, ई क्या है, ई नॉट पार्टिसिपेट इन इंट्रैक्शन। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। ई इज नॉट पार्टिसिपेट इन इंट्रैक्शन। ई जब इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अगर मैं लीगेंड्स यूज करूं, लीगेंड के पास ई सिमेट्री का ऑर्बिटल हो, ठीक है, और ई सिमेट्री का ऑर्बिटल हो, तो इस ई सिमेट्री के ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा। अब लीगेंड हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के क्या, या तो लीगेंड आपका पाई डोनर हो, या तो लीगेंड आपका पाई एक्सेप्टर हो। तो जैसे हमने टेट्राहेड्रल के बारे में स्टडी की थी, उसी तरीके से हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आइए वो डायग्राम बनाते हैं और डिफरेंस देखते हैं कि ये जो डेल्टी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में जो आप पढ़ रहे थे, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। पाई डोनर के केस में बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके ऊपर के फर्क क्या पड़ेगा, और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं, पाई डोनर का क्या फर्क पड़ेगा और पाई एक्सेप्टर का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इफ लीगेंड्स हैव, अगर लीगेंड्स के पास, थोड़ा सा मैं क्या करूं, यहीं पे बता दूं ज्यादा सही रहेगा आप लोगों को। ओह गॉड, यहीं पे बता दें, इसी वाले में बता दें। ठीक है, वेल देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल सेंटर, तो मेटल सेंटर के साथ क्या कहानी है। मेटल सेंटर के पास ई सिमेट्री का ऑर्बिटल जो है, वो आपका क्या पड़ा हुआ है, एज ए नॉन बॉन्डिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, और टी टू सिमेट्री का ऑर्बिटल जो है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये मैं बस कुछ नहीं उठा रहा हूं, मैं यही डायग्राम उठा रहा हूं, बस ये वाला हिस्सा। और इसका पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर के साथ इंटरेक्शन शो करूंगा। अब उसी को समझना है। ई और आपका क्या है, टी टू सिमेट्री का ऑर्बिटल है, ये पड़ा हुआ है टी टू एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब मैं लीगेंड्स ले रहा हूं, ये एनर्जी है, ये आपकी क्या है, एनर्जी है, इसे समझिएगा बहुत ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लीगेंड्स ले रहा हूँ, और मेरे पास लीगेंड्स कैसा है, लीगेंड्स पहली केस में कैसा है, पाई डोनर है। और अगर पाई डोनर है तो डेफिनेटली, पाई डोनर है तो इसके पास ई सिमेट्री का जो ऑर्बिटल होगा, वो क्या होगा, फिल्ड होगा। डोनर है तो डेफिनेटली क्या होगा, फिल्ड होगा, कल डिस्कशन किया था। और डोनर है तो डेफिनेटली फिल्ड होगा, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा, एज वेल एज क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग बनाएगा, साथ ही साथ आपका क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, ई बॉन्डिंग एंड ई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे जो डेल टी था, यहाँ पे जो डेल टी था, उसके में क्या चेंज आया। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका डेल टी की वैल्यूज क्या हो गई, आप देखोगे डेल टी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। मतलब अगर लीगेंड आपका पाई डोनर है, लीगेंड आपका पाई डोनर प्रेजेंस है, तो पाई डोनर लीगेंड की प्रेजेंस में जो डेल टी की वैल्यू है, वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है या सभी कलाकार समझदार हो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है या सभी कलाकार समझदार हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, अभी हम कैसे बात कर रहे थे, पाई डोनर की प्रेजेंस में, ये इंट्रैक्शन किसकी प्रेजेंस में दिखा रहे हैं, पाई डोनर की प्रेजेंस में। अगर लीगेंड पाई एक्सेप्टर हो, पाई एक्सेप्टर का क्या मतलब है कि लीगेंड हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, और लीगेंड के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो मैं अगर बात करूं ई सिमेट्री की, और मैं बात करूं किसकी, टी टू सिमेट्री की, थोड़ा सा डायग्राम
उल्टा बन गया, उल्टा नहीं बन गया, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बना। ई सिमेट्री की बात करूं और T2 सिमेट्री की बात करूं, तो अगर लीगेंड के पास ई सिमेट्री का ऑर्बिटल है और वो क्या है, वैकेंट है, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी जो होगी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, हायर होगी, है कि नहीं। और इसके कंपैरिजन में अगर हायर होगी तो इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनाएगा, एक बॉन्डिंग आपका बनाएगा, और क्या बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। एक बॉन्डिंग बनाएगा और क्या बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, ई बॉन्डिंग एज वेल एज ई एंटी बॉन्डिंग। और जो ये आपका T2 सिमेट्री का ऑर्बिटल है, जो डेल टी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी, जब लीगेंड के पास ई सिमेट्री का ऑर्बिटल आया तो T2 एंटी बॉन्डिंग आपका यहीं पे पड़ा हुआ है। अब ये जो वैल्यूज है ये क्या हो गई, डेल टी। मतलब अगर आपका लीगेंड जो है पाई एक्सेप्टर है, इफ लीगेंड इज अ पाई एक्सेप्टर, समझ में आ रहा है कैसे समझाया था इसने, मतलब एलएफटी से कैसे कॉन्सेप्ट समझ निकल के आता है। इफ लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर देन चेंज इन डेल टी विल बी व्हाट, इंक्रीजेस। कंफर्म है इसमें, हाँ जी कलाकारों, कंफर्म है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, आपसे बहुत आसानी से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एनर्जी ऑर्डर, एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आई होप देखते हैं कि सभी लोग बता पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधा मॉड का क्वेश्चन पूछ दे और आपका दिमाग घूम जाएगा। ये T2G नहीं होगा यार, T2 होगा, ये T2G कैसे लिख दिए, T2 एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। T2 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे भी T2 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे भी आपका ये क्या है, T2 एंटी बॉन्डिंग, जिसकी सिमिलर एनर्जी क्या है, सिमिलर है। डन है जी ना जी कलाकारों। अब अगर आप एनर्जी के बारे में बात करोगे तो सबसे लोअर एनर्जी A1 की, सबसे लोअर एनर्जी A1 की, फिर किसकी एनर्जी T2 की, फिर किसकी एनर्जी E की, फिर किसकी एनर्जी T2 एंटी बॉन्डिंग की, फिर किसकी एनर्जी A1 एंटी बॉन्डिंग की, फिर किसकी एनर्जी भैया T2 एंटी बॉन्डिंग की। क्लियर, A1 एंटी बॉन्डिंग की, फिर किसकी एनर्जी T2 एंटी बॉन्डिंग की। इसमें पीडी मिक्सिंग है, इसमें पीडी मिक्सिंग है, इसमें मैक्सिमम पी कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना। बट अगर कहानी कहां बदलेगी, ये नॉर्मल ट्रेंड है, ये आपका क्या है, नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अगर लीगेंड्स आपका क्या है, लीगेंड्स आपका पाई डोनर है, तो पाई डोनर के केस में सबसे कम एनर्जी A1 की, फिर किसकी T2 की, फिर किसकी E की, और E के बाद ई की सब ई के बाद आपका क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर समझिएगा। ई के बाद आपका क्या आएगा, E1 ई एंटी बॉन्डिंग की, ई एंटी बॉन्डिंग के बाद कौन आएगा, T2 एंटी बॉन्डिंग, और T2 एंटी बॉन्डिंग पीडी मिक्सिंग वाला है। फिर सबसे हायर एनर्जी किसकी होगी, T2, जिसमें P का कैरेक्टर ज्यादा है। आ रहा है समझ में कि नहीं हवा हवा लग रही है कि नहीं गुरु। अगर आपका लीगेंड पाई एक्सेप्टर प्रेजेंट है तब आपका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, A1 की सबसे कम, फिर T2 की, फिर किसकी आपकी होगी E की, और E के बाद आपकी किसकी होगी T2 एंटी बॉन्डिंग की, और T2 एंटी बॉन्डिंग के बाद किसकी होगी E एंटी बॉन्डिंग की, ठीक है। A1, A1 के बाद T2, T2 के बाद E के बाद T2 एंटी बॉन्डिंग, ये डिफरेंस समझना, यही डिफरेंस पूछ सकता है। T2 एंटी बॉन्डिंग, फिर आपकी क्या है E एंटी बॉन्डिंग, और E एंटी बॉन्डिंग के बाद आपका क्या आएगा, T2 एंटी बॉन्डिंग किसका, P वाला, ये T2 एंटी बॉन्डिंग PD वाला है, ये ध्यान रखियो। ये तीनों डायग्राम बहुत ध्यान से रखना, नहीं तो आता हुआ जो शक्तिमान बन रहे हो ना यहाँ पे, सारी शक्तिमान गिरी निकल जाएगी जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। फिर कहोगे अरे हमें तो सब आता था लेकिन क्या करें, वो दिमाग काम नहीं किया, उतना प्रेशर था ना कि प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता। ऐसे ही सिलेक्शन पाओगे बिना प्रेशर के, उनसे पूछो
जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। ठीक है, अगर वो भी कहने लगे अरे ये प्रेशर था, इस प्रेशर से हम नहीं कर पाए, तो आप यहाँ रह नहीं पाओगे। तो काम के टाइम काम, बात बाद में। जब काम चल रहा हो तो काम पे फोकस करो गुरु, अदरवाइज कांड हो जाइयो। तो ये ध्यान रखना कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pi donor ligand and what is the effect of pi acceptor ligand on the energy of, on the energy molecular orbital energy। हाँ, हम ये कह रहे हैं बिटिया कि जब आप पाई डोनर लिगेंड लगा रहे हो, जब आप पाई डोनर लिगेंड लगा रहे हो, तब एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है। पाई डोनर के केस में यही एनर्जी ऑर्डर होगा, बट फर्क क्या होगा कि ये एनर्जी गैप घट जाएगा। जब पाई एक्सेप्टर लगा दोगे तो पाई बीच में ई एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। आप ये ध्यान देना, ये आप थोड़ा सा लिख लेना है एक जगह। ये नॉर्मल हमने बताया, और अब हमने पाई डोनर के पास, मतलब अब हमारे पास लिगेंड ऐसा जिसके पास ई सिमेट्री का ऑर्बिटल है, तो जो नॉन बॉन्डिंग ई पड़ा हुआ था वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगेगा और ई बॉन्डिंग ई एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ई बॉन्डिंग और ई एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने लगेगा। तो इसी के रेस्पेक्ट में हमने ये बताया एनर्जी ऑर्डर कि सबसे लोअर एनर्जी A1 की होगी, फिर T2 की, फिर E की, फिर E1 ई एंटी बॉन्डिंग, फिर T2 एंटी बॉन्डिंग, फिर PD वाला T2 वाला, वही T2 एंटी बॉन्डिंग P वाला। जब आपका पाई एक्सेप्टर हमने लगा दिया, तो पाई एक्सेप्टर जब आप लगाओगे तो यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगी, तो ई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हायर चली जाएगी। उस रेस्पेक्ट में ये एनर्जी ऑर्डर बताया। एक बार आप लिखोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। क्या नाम है बेटा, पारुलाप का। ओके बच्चा, अमरजीत, सब बढ़िया है, डोंट वरी, लाइफ में ऐसा सब कुछ चलता रहता है। ओके, तो दिस इज द फेज ऑफ लाइफ, बट ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यही जिंदगी है। अगर हम रुके तो जिंदगी में हम बहुत पीछे चले जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि जितना कम टाइम तक हालात कुछ भी आए, जितने कम टाइम तक हम रुकें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज जिंदगी में क्या है कि आप ये समझ जाओ कि जब कोई पेड़ या पौधा बढ़ता है तो हर मौसम में, जैसे बारिश का मौसम, बारिश के थपेड़े सहने पड़ते हैं उसे, गर्मी के थपेड़े सहने पड़ते हैं, ठंड के थपेड़े सहने पड़ते हैं, आंधी तूफान सारे थपेड़े सहने पड़ते हैं। वो पेड़ जो ग्रो करता रहता है इन सारे थपेड़ों में, थपेड़ा मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम्स, वही आगे जाता है, और जो झुक जाता है वो झुक ही जाता है। तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके लाइफ में वैसे ही चैलेंज आते जाएंगे, खतरनाक खतरनाक चैलेंज, खास करके जो जिनकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हो। तो मेजर डिफरेंस यही होता है सक्सेसफुल आदमी के बीच का और अनसक्सेसफुल आदमी के बीच का। जिंदगी में कुछ भी हो जाए कोशिश करो कि हम ना रुकें। बिकॉज अगर आप किसी कारण बस आज रुक गए, तो कल आपके पास सिर्फ बताने के लिए रहेगा कि ये हो गया तो मैं रुक गया। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे हो। आई ऑल्सो लॉस्ट माई grandfather, okay, and I can't attend his last rituals, 13वीं जिसे बोलते हैं। मुझे आना पड़ा बिकॉज मुझे काम करना है यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे होगे मैं सेविंग मूविंग भी कुछ नहीं करा पाया, आज शुद्धक थी। तो म, अगर मैं वहां ज्यादा दिन तक रुकता तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस था। ऐसा नहीं कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ, ऐसा इसलिए कि लाइफ में बाकी सब कुछ मैनेज करने के लिए लोग अवेलेबल हैं वहां पे। अगर कोई अवेलेबल नहीं रहता तो मुझे रुकना पड़ता। तो ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत स्ट्रगल, बहुत सारे काम आएंगे, बहुत स्ट्रगल। लेकिन आप अगर किसी के प्रति काम कर रहे हो, आई एम वर्किंग फॉर एन अकेडमी, तो मेरी लॉयलिटी पहले मेरे काम को लेके बनती है।
रिलेशनशिप कैन बी मैनेज्ड, वो चल रहा है, बाकी लोग ऑप्शंस हैं, मैनेज्ड हो सकता है। बट अगर मैं अपने काम को लेके लॉयल नहीं रहा तो मैं लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने शायद कहानी सुनी होगी। कहानी क्या, ये रियल स्टोरी है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली रणजी खेल रहा था, ठीक है, और रणजी मैच का जो लास्ट डे था, लास्ट फोर्थ डे, 4 डे, मतलब जो लास्ट सेकेंड डेज था, उस दिन विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई, ठीक है। और विराट कोहली को ये पता चला, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उस मैच को टालना था, और वो उसके लिए एक तरह से लास्ट अटेम्प्ट भी था। उसे पता था कि अगर मैं यहाँ से निकला तो मैं हमेशा के लिए शायद टीम से बाहर हो सकता हूँ। और उसने वही काम किया, ठीक है। और उसने वो मैच खेला, मैच को जीता या शायद ड्रॉ कराया था, फिर आए थे अपने फादर का लास्ट राइट्स किए थे। आज आप विराट कोहली को देख सकते हो। ऑल ऑफ यू नो अबाउट चेतन साकरिया। चेतन साकरिया राजस्थान का एक गेंदबाज है। ये एग्जाम्पल तो मैं ऐसे दे रहा हूँ जिसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू बिजनेसमैन, फॉर साइंटिस्ट, वो बहुत बहुत है। बट ऑल ऑफ यू नो मच मोर अबाउट द साइंटिस्ट एंड द बिजनेसमैन, बट ऑल ऑफ यू नो अबाउट अ क्रिकेटर। दैट्स वाई मैं एक क्रिकेटर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लाइफ ऐसे ही चलती है, प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है जिंदगी में, डेफिनेटली, पक्का। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताने का मतलब, ये क्वेश्चन बताने का मतलब, कॉन्सेप्ट बताने का मतलब है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब आपको हार नहीं माननी है, ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बी रेडी एवरीवन, जिंदगी ऐसे ही चलेगी। नाउ अब आपका जो है, हम स्क्वायर प्लेनर का भी पढ़ेंगे और उसके बाद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का भी पढ़ेंगे, और भी इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आई होप टेट्राहेड्रल का आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके। और क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, पेरीसाइक्लिक में क्वेश्चन करेंगे हम लोग अच्छे अच्छे। और रात में 9 बजे वाला पोल मत भूलिएगा, इसे ज्वाइन करना, ठीक है। जरूर ज्वाइन करिएगा सब भी लोग। वेल, थैंक्स a lot everyone. Don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to use my referral code अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।